अब हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द जस नॉन स्क्रिप्टम। जस नॉन स्क्रिप्टम का मतलब होता है अनरिटन लॉ, या कह सकते हैं कस्टमरी लॉ। जब कभी किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी पर्टिकुलर स्थान में, वहां पर जो व्यापारी काम करते हैं, उन व्यापारियों का कोई पर्टिकुलर प्रचलन है जो वे लॉ की तरह ही ट्रीट करते हैं, वहां सबको इस बारे में पता है और सब तरह व्यापार में उसी का पालन करते हैं, तो ऐसे माना जाता है जैसे वो भी लॉ हो। हालांकि वो पार्लियामेंट से पास कोई लॉ नहीं है, वहां की एक परंपरा है, एक प्रचलन है जो उस पर्टिकुलर एरिया में व्यापारी इस्तेमाल करते हैं, उसे हम बोलते हैं जस नॉन स्क्रिप्टम, यानी कि एक ऐसा लॉ जो लिखा नहीं गया पर मानते सब है। और फिर इसीलिए जस स्क्रिप्टम शब्द का मतलब हो गया रिटन लॉज, यानी कि ये वो लॉ है जो पार्लियामेंट्री एक्शन से पास हुए हैं और पूरे देश पर या किसी पर्टिकुलर स्टेट में यदि लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हुए हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेट पर एप्लीकेबल है। तो लिखे हुए लॉज जैसे स्क्रिप्टम, और जो लिखे हुए नहीं लॉ है कस्टम्स की तरह ट्रीट होते हैं पर अपनाते सब है, उसे बोलते हैं जस्ट नॉन स्क्रिप्टम। फिर वर्ड लेक्स मर्केटोरिया। जो वर्ड लेक्स मर्केटोरिया, इसका मतलब है कि जो लॉ मर्चेंट है, the law merchant is a body of legal principles founded on the custom of the merchants in their dealings with each other, and though at first distinction from the common law afterward becomes incorporated into it। यानी कि बहुत सरल शब्दों में कहें तो ऐसे केस में पर्टिकुलर जो है, यदि एरिया के जो व्यापारी हैं वो किन्हीं लीगल सिद्धांतों को अपनाते हुए हैं कस्टम्स के रूप में, लेकिन वो इनिशियली लॉ का पार्ट नहीं था, पर बाद में एक टाइम के बाद उन्हें लॉ में इनकॉर्पोरेट कर दिया जो कॉमन लॉ है, तो उन्हें हम बोलते हैं लेक्स मर्केटोरिया। तो इसका मतलब लेक्स मर्केटोरिया का क्या मतलब हुआ, जो कस्टम्स थे इनिशियली लेकिन लेटर ऑन वो कस्टम्स लॉ में इनकॉर्पोरेट कर लिए गए, क्योंकि लंबे समय से अपनाते जा रहे हैं, सभी लोग अपना रहे हैं, तो ऐसे केस में वो यदि नहीं भी था तब भी ऐसे केस में मानते तो सभी थे, तो ऐसे केस में उसे एक लीगल एनफोर्समेंट देने के लिए लॉ में इनकॉर्पोरेट जब कर देते हैं तो उसे बोलते हैं लेक्स मर्केटोरिया। फिर वर्ड है लेक्स फोरी। द लॉ ऑफ द फोरम ऑफ कोर्ट। वर्ड है लेक्स फोरी। अब लेक्स फोरी का मतलब भी है एक्चुअली किसी पर्टिकुलर स्थान पर जो बॉडी है, जो ट्रिब्यूनल है, जो कोर्ट है, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, उसके यहाँ अपने आप का काम करने का क्या तरीका है, क्या प्रचलन है। तो कोर्ट जो तरीका अपनाता है अपने पर्टिकुलर क्षेत्र में, जो उसका जुरिस्डिक्शन है उसमें, तो ऐसे केस में उसे लेक्स फोरी कहते हैं। हालांकि लेक्स फोरी कुछ ऐसा रिटन लॉ नहीं है कि कोर्ट को ये प्रोसीजर अपनाना होगा, पर उस तरह का कोर्ट उस एरिया में वैसा ही करता चला आ रहा है हमेशा से, तो ऐसे केस में वो एक तरह का नियम ही बन गया। तो जो पर्टिकुलर एक लोकल जुरिस्डिक्शन में हम नियम बना लेते हैं अपने आप काम करने के तरीके के, उसे हम बोलते हैं लेक्स फोरी। फिर वर्ड है लिस। लिस का मतलब होता है सूट, कॉज ऑफ एक्शन, जो केस फाइल किया जाता है उसे लिस बोलते हैं, और यदि वो अभी पेंडिंग है तो इसे लिस पेंडस बोलते हैं। पेंडिंग सूट यानी कि जो अभी चल रहा है, जिसका अभी फैसला नहीं आया, उसे बोलते हैं लिस पेंडस। फिर वर्ड आया लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी, राइट ऑफ अ पार्टी टू एन एक्शन टू अपीयर एंड बी हर्ड ऑन द क्वेश्चन बिफोर एनी ट्रिब्यूनल। तो लोकस स्टैंडी का मतलब है किसी व्यक्ति का अधिकार जिस पर केस चल रहा है कि वो कोर्ट के समक्ष आकर अपनी बात कहे ट्रिब्यूनल के समक्ष, और उसकी बात ट्रिब्यूनल सुने। इसे हम बोलते हैं लोकस स्टैंडी। राइट ऑफ अ पार्टी टू एन एक्शन टू अपीयर एंड बी हर्ड ऑन द क्वेश्चन बिफोर एनी ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के समक्ष किसी व्यक्ति का सुने जाने का अधिकार लोकस स्टैंडी कहलाता है। फिर वर्ड इस्तेमाल हुआ मैलाफीड। मैलाफीड का मतलब होता है बैड फेथ से, बुरी नीयत से, नुकसान पहुंचाने की नीयत से। जैसे कि हम कहते हैं फ्रॉड किया जाता है, मैलाफीड है। एक फ्रॉड किसी ने किया है तो वो कैसा है, मैलाफीड, बैड इंटेंशन से किया गया है फ्रॉड, क्योंकि उसका उद्देश्य ही धोखा देना है। फिर वर्ड आता है मैंडमस। मैंडमस भी एक रिट है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी। रिट का मतलब होता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है कि यदि हमारे फंडामेंटल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो ऐसे केस में कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर अपनी बात कह सकते हैं।
तो ऐसे केस में उन रिट्स में से एक रिट मैंडेमस भी है। मैंडेमस का रिट ये कहता है कि आप कोर्ट के पास जाकर, हाई कोर्ट के पास जाकर, सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर किसी सरकारी अधिकारी को एनफोर्स कर सकते हैं ताकि वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन करे, यदि वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर रहा है तो ऐसे केस में जब कोई सरकारी अधिकारी या कोई लोअर कोर्ट अपनी ड्यूटीज, जो पब्लिक ड्यूटी बनती है उसको नहीं सही से अनुपालन कर रहा होता, तो हम हाई कोर्ट के पास जाकर ऑर्डर ले आते हैं और इसे रिट ऑफ मैंडेमस कहते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि सरकारी अधिकारी को एनफोर्स करना ताकि वो अपनी ड्यूटी सही से निर्वहन करे। फिर वर्ड है मेंस रिया। हमने पहले भी इसी जगह पे पढ़ चुका था। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। जब कोई काम बुरी नियत से किया जाए तो ऐसे केस में उसे ही मेंस रिया कहते हैं। तो ऐसे केस में हमने पहले भी पढ़ा था कि कोई एक्ट अपने आप में गिल्टी नहीं होता जब तक कि वो गिल्टी इंटेंशन से न किया जाए, जिसमें हमने एक्सीडेंट और गाड़ी से मर्डर वाला केस पढ़ा था। इसे बोलते हैं मेंस रिया। फिर वर्ड है मैनेसिटेट नेचुरे। मैनेसिटेट नेचुरे का मतलब होता है हार्मलेस बाय नेचर। कुछ चीजें होती हैं उनका किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, तो ऐसे केस में जो चीजें हार्मलेस होती हैं बाय नेचर ही, उन्हें बोलते हैं मैनेसिटेट नेचुरे। फिर वर्ड है मैसनी प्रॉफिट्स। मैसनी प्रॉफिट किसे कहते हैं? जब ऐसे केस में किसी गलत व्यक्ति ने हमारी संपत्ति से कुछ पैसे बना लिए हों, जैसे कि मान लो हमारा मकान खाली पड़ा था और हम रहते हैं विदेश में। किसी को ये बात पता है कि ये विदेश में रहते हैं और शायद ही 5-6 साल में एक बार आए, ना भी आए, तो ताला लगा हुआ मकान, उसने क्या करा, ताला तोड़ दिया मकान का और उसे किराए पे चढ़ा दिया। तो ऐसे केस में जो उसने हमारी संपत्ति से रेंट बनाया उसे बोलते हैं मैसनी प्रॉफिट्स। तो रेंट एंड प्रॉफिट्स व्हिच अ ट्रेसपासर हैज रिसीव्ड और मेड ड्यूरिंग हिज ऑक्यूपेशन ऑफ प्रीमाइसेस। तो ऐसे केस में वो रेंट या प्रॉफिट जो ट्रेसपासर ने हमारी प्रॉपर्टी से बना लिया है कहलाता है मैसनी प्रॉफिट। फिर वर्ड आता है मिसनोमर। मिसनोमर का मतलब होता है गलत नाम। तो ऐसे केस में जब हम गलत नाम का प्रयोग करें किसी के लिए तो उसे मिसनोमर कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी छोटे बच्चों को ये सिखा देना कि हाथी को दिखा देना कि ये गधा है, तो ऐसे केस में वो मिसनोमर है, क्योंकि हाथी तो हाथी है पर उसका नाम बदल दिया, गलत नाम बता दिया कि ये गधा है, तो ऐसे केस में उसे बोलते हैं मिसनोमर, गलत नाम का प्रयोग। फिर वर्ड आता है म्यूटेटस म्यूटेंडिस। म्यूटेटस म्यूटेंडिस का मतलब होता है ज्यों का त्यों, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ। म्यूटेटस म्यूटेंडिस का मतलब होता है थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ, पर ज्यों का त्यों। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं कि मान लो कंपनी ने शेयर कैपिटल जो है पब्लिक इशू के थ्रू मंगाई, तो जो पब्लिक इशू में प्रोस्पेक्टस इशू करने की जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो डिवेंचर को जब पब्लिक इशू के थ्रू इशू करते हैं तो वो भी वैसी ही होंगी, बस शेयर की जगह वर्ड डिवेंचर लिख दिया जाएगा, डिविडेंड की जगह वर्ड इंटरेस्ट लिख दिया जाएगा। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि जो प्रोसीजर है वो म्यूटेटस म्यूटेंडिस है। म्यूटेटस म्यूटेंडिस का मतलब लगभग बिल्कुल जो का त्यों, थोड़े बहुत परिवर्तन जो जरूरी है उनके साथ। फिर एक वर्ड है नॉसिटियरसॉसिस। जो वर्ड है नॉसिटियरसॉसिस, नॉसिटियरसॉसिस शब्द का मतलब होता है कि किसी भी शब्द को जो अर्थ मिलता है वो उसके आसपास के शब्दों को देखकर ही निकालना जाना चाहिए। किसी भी शब्द को यदि हम अर्थ देते हैं तो उसके आसपास के शब्दों को देखकर ही हमें उसे अर्थ देना चाहिए, वरना अर्थ गलत निकल सकते हैं। उदाहरण यदि हम देखें नॉसिटियरसॉसिस का, तो मान लो कहीं पर कोई लॉ लिखा है और लॉ में 2 जगह शब्द इस्तेमाल हुआ है प्लांट। एक जगह वर्ड लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, एक जगह वर्ड लिखा हुआ है प्लांट एंड ट्रीज। तो एक जगह जहां पहले वर्ड प्लांट लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, तो मशीनरी से पता चला कि यहाँ प्लांट का मतलब पौधे नहीं, प्लांट का मतलब कल और संयंत्र है। लेकिन दूसरी जगह जहां वर्ड लिखा है प्लांट एंड ट्रीज, तो वहां पर प्लांट शब्द का मतलब पौधों से ही होता है, क्योंकि प्लांट एंड ट्रीज में ट्रीज से पता चला कि ये प्लांट पौधे वाला प्लांट है, ना कि कल या संयंत्र। तो इसका मतलब किसी भी शब्द को उसका अर्थ जो है वो उसके साथ में जुड़े शब्दों से देखकर पता चलता है कि वो शब्द एक्चुअली है क्या, और उसे ही बोलते हैं हम नॉसिटियरसॉसिस। A word is known by its associated words. The one word is known by its companions. फिर वर्ड है ऑबिटर डायक्टम। ऑबिटर डायक्टम का मतलब होता है एक incidental opinion of a judge which is not binding.
तो जब हम ऑर्बिटर डायरेक्टम वर्ड की बात करते हैं तो ऑर्बिटर डायरेक्टम का मतलब होता है कि एक जो कोर्ट जब फैसला सुना रहा होता है तो वो कुछ ना साथ में एडिशनल बातें भी कहता है, ताकि उसका जो डिसीजन सुना रहा है वो थोड़ा एक्सप्लेनेटरी हो। हालांकि अपने आप में जो ये सेंटेंसेस लिखे जाते हैं वो डिसीजन का पार्ट नहीं है, लेकिन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, सोसाइटी को एक मैसेज देने के लिए जरूरी होता है। ये कोर्ट का ओपिनियन होता है इस बारे में। फैसला तो जो भी हो, तो ये जो इंसिडेंटल ओपिनियन जज देता है डिसीजन के टाइम पर, उसे ही हम ऑर्बिटर डायरेक्टम कहते हैं। फिर वर्ड आया ओनस प्रोबेंडी। ओनस प्रोबेंडी का मतलब होता है बर्डन ऑफ प्रूव करने का भार। ओनस प्रोबेंडी यानी कि जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति कोर्ट में गया भागा और उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो डराकर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, यानी कि मेरे ऊपर तो कॉर्शन का इस्तेमाल किया गया है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ऐसे केस में कोर्ट ये कहता है ठीक है, आप मेरे सामने प्रूफ लेके आओ कि आपको डराया गया था, आपको डराया ना गया होता तो आप कॉन्ट्रैक्ट ना करते। तो बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पर प्लेंटिफ यानी कि वादी यानी कि केस फाइल करने वाले पर ही डाल दिया गया, और इसी चीज को हम ओनस प्रोबेंडी कहते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ। फिर वर्ड आया पारी पासु। पारी पासु का मतलब होता है प्रोपोर्शनेटली, सबको बराबर उनके अधिकारों के अनुसार जब दिया जाता है तो उसे ही बोलते हैं पारी पासु। तो पारी पासु का मतलब होता है प्रोपोर्शनेटली। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं, और 1 लाख रुपए के सिक्योर्ड डिबेंचर हैं, 1000 डिबेंचर हैं 100 रुपए वाले। तो ऐसे केस में असेट जिस पर मॉर्गेज क्रिएट की गई थी, जब कंपनी के पास पैसे नहीं बचते तो असेट हमने जो बेची, असेट से 80,000 रुपए ही रिकवर हुए। तो जब ये 80,000 रुपए हम प्रोपोर्शनेटली इन सभी 100 डिबेंचर होल्डर्स में उनके अधिकारों के अनुसार बांट देंगे कि सबको ही 80% मिल जाए, किसी का नुकसान ना हो। तो ऐसे केस में जब सबको हम उनके जितने डिबेंचर होल्ड कर रखे हैं उसके 80% दे देंगे, तो ऐसे केस में सबको ही 80% मिल जाएगा, किसी का पूरा नुकसान नहीं होगा। और ये जो प्रोपोर्शनेटली दिया जाना है इसे ही हम बोलते हैं पारी पासु। फिर छोटा सा वर्ड है पर से। पर से का मतलब होता है अपने आप, बाय इटसेल्फ टेकन अलोन, पर से। एक वर्ड होता है पर्सन नॉन ग्रेटा। जो पर्सोना नॉन ग्रेटा वर्ड है, पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब होता है पर्सन नॉट वांटेड। कभी कभी क्या होता है, कुछ देश ये चाहते हैं कि दूसरे देश का आदमी ना तो मेरे यहाँ आए और ना ही मेरे यहाँ आके रुके। तो यदि कुछ ऐसी परिस्थिति है कि कुछ देश में लोग हमारे आ गए हैं या रह रहे हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि ये चले जाएं, या हम चाहते हैं कि और लोग ना आए, तो एक अनवेलकम्ड जो पर्सन होता है, यानी कि जो पर्सन है जिसका हम वेलकम नहीं कर रहे हैं, जिसे हम चाहते हैं चला जाए, तो ऐसे केस में उसे बोलते हैं पर्सोना नॉन ग्रेटा, पर्सन नॉट वांटेड। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि आसपास के देशों से कभी कभी उनके देशों में जब सब व्यवस्था बिगड़ जाती है और कमजोर देश होते हैं, जैसे बांग्लादेश है या फिर पाकिस्तान है या फिर और कोई देश है आपस पास में, वहां से लोग भाग के शरणार्थी के रूप में हमारे यहाँ आ जाते हैं, आ चुके होते हैं। कुछ लोग कहते हैं रख लो, सरकार चाहती है नहीं भगाओ यहाँ से, तो ऐसे केस में पर्सोना नॉन ग्रेटा। फिर वर्ड है पर इंक्यूरियम। पर इंक्यूरियम का मतलब होता है थ्रू वांट ऑफ केयर, थ्रू इनएडवर्टेंस, गलती से, थोड़ी लापरवाही से। तो ऐसे केस में जब कोई काम हो जाता है, जैसे गवर्नमेंट कोई काम कर रही है लेकिन उसने जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया, पूरा ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे केस में हम उसे बोलते हैं पर इंक्यूरियम। गलती से मतलब जानबूझ के नहीं कर रही, पर वो ध्यान भी नहीं दे रही है, तो इसीलिए जो गड़बड़ियां हो रही हैं थोड़ी लापरवाही की वजह से, उन्हें हम बोलते हैं पर इंक्यूरियम। फिर वर्ड इस्तेमाल होता है प्राइमा फेसे। प्राइमा फेसे का मतलब होता है देखते ही, एट फर्स्ट साइट, ऑन द फेस ऑफ इट। तो प्राइमा फेसे वर्ड का इस्तेमाल होता है प्राइमा फेसे, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई गुड्स होल्ड कर रखे हैं तो प्राइमा फेसे तो ऐसा लगता है जैसे वही उसका ऑनर हो, जबकि हो सकता है उसका ऑनर कोई और हो। इसे बोलते हैं प्राइमा फेसे। इसके अलावा और भी शब्द है, अभी वो लेकिन रीड करेंगे अगली वीडियो में।